गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप 5वें वर्ग के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है। अब आप पूछेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप सामने देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं। कि भाषा के द्वारा हमारे मन के अंदर जो कुछ भी भावनाएं, जो कुछ भी बातें पैदा होती हैं, उनको हम दो तरह से व्यक्त करते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके व्यक्त करने के दो तरीके हैं, लिखकर या बोलकर। तो जिसे भाषा का प्रयोग जब हम लिखने में करते हैं तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। कि जिस भाषा का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं, लिखने में करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आपकी किताब लिखी हुई है तो लिखित भाषा है। समाचार पत्र आप लोगों के घर में भी आते होंगे, आपके पेरेंट्स जो हैं वो समाचार पत्र देखते होंगे, कहीं कहीं से आप लोगों के पास चिट्ठी भी आती होगी, उसे भी आप पढ़ते होंगे। तो वो लिखी हुई बातें हैं जिसे आप उसको पढ़कर और उन बातों को समझते हैं। तो फिर समझिए कि लिखित भाषा का प्रयोग जब हम लिखने में करते हैं या लिख कर करते हैं तब उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जिसका उदाहरण है किताब है, समाचार पत्र है, चिट्ठी है, पत्रिका है, या बहुत सी और भी चीज़ें हैं। हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हिंदी भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि, हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे हिंदी भाषा कहते हैं। इसकी लिपि देवनागरी है। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा जो पढ़ते हैं या लिखते हैं वो हिंदी है। अब हिंदी जो लिखी जाती है, जो लिखने की विधि है, जो मूल उसका वर्ण है और वह वर्ण के लिखने का जो तरीका है, उसी को हम लिपि कहते हैं। हमारे देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयाली, बंगाली, अंग्रेजी, असमी आदि। अब भाषा का दूसरा रूप है मौखिक भाषा। भाषा का उपयोग जब हम सिर्फ बोलने में करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप सभी लोग अपने अपने घर में समाचार सुनते होंगे, दादी की कथा कहानी सुनते होंगे, या फिर माँ की लोरियाँ सुनते होंगे। ये सभी के सभी हम सिर्फ सुनते हैं, वो लिखी हुई नहीं होती हैं, इसीलिए इनको हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब एक चीज़ और, कि किसी भी भाषा की शुद्धता के लिए, सही ज्ञान के लिए, सही जानकारी के लिए व्याकरण की समझदारी या व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि व्याकरण क्या है या व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के वर्ण, शब्द एवं प्रयोग का सही ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो एक बार फिर इसको समझ लें
कि मौखिक भाषा, भाषा का प्रयोग जब हम सिर्फ बोलने के लिए करते हैं तब उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। समाचारों का सुनना, दादी माँ की कथा सुनना या माँ की लोरियाँ सुनना। भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के वर्ण, शब्द एवं प्रयोग का सही ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 भेद हैं या व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण, शब्द और वाक्य। अब मैं आप लोगों को वर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ण, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके, जैसे अ, क, म, य आदि। हिंदी में 44 वर्ण होते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में या वर्णमाला 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। अ, आ, हर्षी, दीर्घ ई, हर्षु, दीर्घ ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन वर्ण दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, इन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। बगैर स्वर वर्ण की सहायता से हम इसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं, इसे हम नहीं बोल सकते हैं। इनकी संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, अंग अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य, र, ल, व, त्रासम, ऊर्ध्वंस, दंस, ह। अब दूसरा है शब्द। वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क, म, ल। अब इन तीनों को एक जगह जब हम जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा कमल, जो एक सार्थक शब्द है और इसका अर्थ होता है फूल या कमल एक प्रकार का फूल है। प, व, न, इनको अगर जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है पवन, जिसका अर्थ होता है हवा। तीसरा होता है वाक्य। शब्दों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम, आम, खाता है। अब एक साथ अगर हम इसको मिलाकर बोलेंगे तो यह होगा कि राम आम खाता है, जो एक वाक्य है और यह सार्थक वाक्य है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की। इन्हीं वक्तव्यों के साथ अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और फिर आप लोगों को ये समझा देता हूं कि जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द आप लोग किताब ले लें, ताकि ऑनलाइन और किताब दोनों को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाएगी और याद भी आपको जल्द हो जाएंगे। किताब आपके विद्यालय में उपलब्ध है। अपने अपने अभिभावकों से कहकर आप लोग किताब ले लें। जब भी आएंगे सुबह से 9 बजे से लेकर और 4 बजे तक लगभग हमारे प्रिंसिपल साहब आप लोगों के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो जब भी गार्जियन को मौका मिले, आप लोगों को मौका मिले, आकर संपर्क करें और किताब अपनी अपनी ले लें। धन्यवाद।